प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा के प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। 803 आपका ये कोड रहता है और इसके प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तर सहित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो गाइडलाइंस आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको जरूर फॉलो करना, ताकि आप एग्जाम का पेपर जो है बेहतरीन तरीके से कर पाए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो 801 है वो करवा दिया गया है, 802 आपको करवा दिया गया है। लेकिन 803 आप जब कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 801 में आपने क्या पढ़ा है, 802 में आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि ये 803 में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 804 में भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कहाँ से पूछे जाएंगे, 801 में से भी, 802 में से भी और 803 में से भी। 804 में प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे पेपर्स जो आपके 804 805 तक के जो रिलेटेड प्रश्न पत्र हैं या 806 तक के प्रश्न पत्र हैं, इनमें सभी में जो है प्रीवियस जो आपने पेपर्स दिए हैं इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका हर पेपर जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, चाहे आप किसी भी साल का पेपर उठाइए आपको ये पता चल जाएगा। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो स्टार्टिंग में आपको समझ लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इन सभी पेपर्स के 801, 2, 3 और 3 के, जब आप 3 का वीडियो देख रहे हैं तो 3 का तो कम से कम आपको MCQ और 1 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पढ़ लेने हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आएंगे आपके सभी प्रश्न पत्रों में। तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ना नहीं है आपको। कम से कम 4 साल के प्रश्न पत्र आपको पढ़ना है। 4 इयर्स बैक के जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, उठाए गए हैं, उन सभी को पढ़ना है। 4 इयर्स बैक के जितने भी क्वेश्चंस हैं छोटे वाले, उनको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी तरह से। ये ध्यान रखना है आपको। सारी की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा के लाभ लिखिए। ध्यान रखना है, जो चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, अगर आपने ये चीज नहीं सुना है, स्किप कर दिया, तो आप जो है बड़ी भूल कर जाएंगे। तो इस चीज को आप समझ लेना कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया है। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे लाभ हैं और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न जो है कितने नंबर का पूछा गया है। प्रश्न यदि 1 नंबर का पूछा जाता है तो आप 1 से अधिक पॉइंट लिख सकते हैं। 1 से अधिक यानी कि 1 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए। यदि प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है तो 2 से अब अधिक पॉइंट लिखिए। प्रश्न अगर आपका 3 नंबर का है तो उसमें 3 से अधिक पॉइंट लिखिए, यानी कि हर पॉइंट आपको 1 बढ़ा के लिखना है ताकि आपका एग्जामिनर नंबर ना काट पाए। यदि 4 नंबर का प्रश्न है आपका तो उसमें भी 1 पॉइंट अधिक लेके चलना है। 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आपको 1 पॉइंट अधिक लेके चलना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हर बार वीडियो में बताता रहता हूं। बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चंस जितने नंबर के होंगे, पॉइंट्स उससे ज्यादा रखना है आपको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो समावेशी शिक्षा के लाभ लिखिए। कभी कभी पूछता है समावेशी शिक्षा के 2 लाभ लिखिए, कभी पूछता है समावेशी शिक्षा के केवल लाभों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसी क्वेश्चंस को लेके बनते हैं। आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे बताऊंगा, आंसर्स भी बताऊंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और आराम से समझिए। तो समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये डेवलप करता है। उसके अलावा दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वागत करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है तीसरा जो है समायोजन की समस्या को दूर करता है, प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उनको दूर करता है। आवश्यकताओं पर आधारित होता है, आपकी जो भी नीड्स हैं उसके ऊपर जो है समावेशी शिक्षा ये आधारित होता है। ये सारे के सारे इसके हम लाभ देख रहे हैं। हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य भी देखेंगे, ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है वो भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। आपको बस देखते रहना इस वीडियो को कंप्लीट। इसके बाद अधिकतम विकास जो है ये प्रोवाइड करता है। समावेशी शिक्षा क्या करता है? अधिकतम विकास जो है हमको प्रोवाइड करता है, अधिकतम विकास जो हमारा करता है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए जो है ये कार्य करता है, मतलब हमारी जो समस्याएं हैं उसको सुलझा देता है, तो हम समस्यात्मक नहीं रहते हैं। तो समस्या हमारी जो है उसको सारे को सारे रिसॉल्व करता है ये, ठीक है, यानी कि हमारा जो भी प्रश्न जो बनने वाला है आने वाले फ्यूचर में उसको रोकने का प्रयास करता है। उसके बाद जो है सहयोग की भावना डेवलप करता है। क्या करता है ये स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, जो आपके संयोग की भावना है उसको डेवलप करता है। प्रत्येक वर्ग का जो है समावेश होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप जो है उच्च वर्ग से हैं तो ही आपको यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा मिलेगी, आप निम्न वर्ग से हैं तो आपको समावेशी शिक्षा मिलेगी, आप या तो विकलांग वर्ग से है तो आपको समावेशी शिक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है, किसी भी वर्ग से हो आपको समावेशी शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो है सामाजिक संपर्क जो है स्थापित करता है, ये भी इसका जो है विशेष एक उद्देश्य है, लाभ है। और यहाँ पर जो है अभिभावकों के दृष्टिकोण में बदलाव करता है, तो ये भी इसका एक लाभ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है। तो देखिए यहां बोला गया है आपसे ईसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
तो ईसीसी की आवश्यकता क्या है, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो ईसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकते हैं हम। ईसीसी जो है बच्चों के स्वास्थ्य एवं भोजन की पोषणीयता पर जो है जोर देता है। पहला तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, बच्चे अपने परिवेश से ज्यादा सीखते हैं, यानी कि जहां पे जिस वातावरण में रहते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। तो इसका प्रभाव जो है ईसीसी के माध्यम से मिलता है। और मस्तिष्क एवं शरीर की विधि आश्चर्यजनक ढंग से जो है बढ़ती है। मानवीय समाज का एकीकृत कार्य है जिसका विकास करने वाली पीढ़ी को समृद्ध किया जा सकता है। ये ईसीसी का जो है आवश्यकताओं पे प्रकाश डाल रहे हैं हम, क्या क्या इसकी आवश्यकताएं हैं। ईसीसी जो है बच्चों के मजबूत नींव एवं विकास के लिए आवश्यक है। ये चौथा पॉइंट लिख देंगे। और पांचवा जो पॉइंट लिखेंगे, खेल खेल में शिक्षा, क्योंकि ईसीसी क्या करती है, खेल खेल में शिक्षा प्रदान करती है। आनंद में शिक्षा का जो है प्रारंभिक बाल व्यवस्था के साथ साथ जो है शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देती है। तो ये सारे के सारे पांच पॉइंट जो हम लिखेंगे वो बेहतरीन पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन जो है, पूर्व बाल व्यवस्था को समझाइए। पूर्व बाल व्यवस्था को आपको समझाने का प्रश्न जब पूछा जाता है तो इसमें आपको बताना है पूर्व बाल व्यवस्था जो है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। कभी कभी आपका एमसीक्यू भी बनता है कि पूर्व बाल व्यवस्था की आयु है, तो आपको बताना है 2 से 6 वर्ष तक की इसकी आयु सीमा है। इसे खिलौने की आयु भी कहा गया है। साथ ही साथ इसमें भाषा ई तीव्र विकास गति से होता है। जो भी भाषा हम बोलने वाले हैं उस समय, तो वहां पर जो है उस बच्चे को वो भाषा जो है समझ में आने लगती है, उसको वो सीखने लगता है। इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। जो भी वो एजम्पशंस करता है वो सारे के सारे इसमें विकसित होते हैं। बालक अकेले खेलना पसंद करता है। इस पूर्व जो है बाल्यावस्था में बालक को अकेले खेलना ज्यादा पसंद होता है। इसके अलावा जो है बच्चे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको जो है आंसर्स को लिखना है। और इस अवस्था में बच्चों में मुद्रा, भार, मापन जैसी सोच विकसित नहीं होती है। वो नहीं समझ पाते हैं कि मुद्रा क्या होती है, भार क्या होता है, मापन क्या होता है। तो ये सारे के सारे जो है आप इसमें पॉइंटों को लिखेंगे। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट जो मैंने बताया है इनको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कैसे भी। क्लियर हुआ? यहां तक हमने समझ लिया कि पूर्व बाल्यावस्था जो है क्या होती है। अब इसके आगे जो है वृद्धि और विकास में अंतर कभी कभी पूछता है आपसे क्वेश्चन में उठा करके कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि और विकास में अगर हम अंतर की बात करें तो देखिए, यहां पर एक तरफ में हमने वृद्धि ली है और दूसरी तरफ विकास लिया हुआ है। तो वृद्धि की प्रक्रिया जो है आजीवन नहीं चलती है, वृद्धि जो है आजीवन नहीं चलता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जो है आजीवन मानी जाती है। इसके अलावा जो है वृद्धि को हम जो है माप भी सकते हैं कि हमारी वृद्धि कितनी हुई है। विकास को सामान्यतः जो है मापा नहीं जा सकता है। और जो है यहाँ पर एक और चीज हम बता सकते हैं, वृद्धि जो है परिणात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि इसका परिणाम हम देखने को मिल सकता है। विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है, विकास जो हमारे गुणों को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हम बता सकते हैं, देखिए वृद्धि जो है विकास का एक छोटा रूप है और वृद्धि विकास का एक भाग है। यहाँ पर देखिए विकास का जो है वृद्धि का एक छोटा रूप है, वृद्धि जो है एक छोटा रूप है किसका, विकास का। और वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है। इस तरह से हम अंतर बता सकते हैं। वृद्धि में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनको देखा जा सकता है, विकास में होने वाले परिवर्तनों को देखा नहीं जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है इसको भी हमें बताना है। तो इसमें हम बता सकते हैं, देखिए ध्यान से, वृद्धि की जो प्रक्रिया है यह आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में हो सकती है। और विकास की प्रक्रिया जो है केवल आंतरिक रूप में होती है, यानी विकास को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देखा नहीं जा सकता है। इसके अलावा वृद्धि के अंतर्गत जो है शारीरिक लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, मोटापा इत्यादि जो है वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। विकास के अंतर्गत जो है अपनी बुद्धि आती है, चिंतन आती है, तर्क और नैतिक गुण इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो वृद्धि और विकास में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न उठता है, इसमें पूछता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अधिगम के जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हमें बताना होता है। तो इसमें हमारा परिवार भी है, ठीक है, समुदाय भी है और विद्यालय भी है और समवाय समूह भी है, परिवक्तता है, साथ ही साथ पोषण है, स्मरण शक्ति है, योग्यता है, तत्परता है और मीडिया है। इन सभी चीज़ों को अगर हमको डिस्क्राइब करने के लिए अगर बड़ा क्वेश्चन बोलता है, देखो सबसे पहले तो आपको समझना है कि अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल आपको पॉइंटों को लिखना है। पॉइंट आपके सटीक होने चाहिए, सही होने चाहिए। फिर पॉइंटों को डिस्क्राइब करते समय आपको जो है कुछ भी लिखना हो तो वो पॉइंटों से निर्धारित ही लिखिएगा, उसमें से ज़्यादा आप इधर उधर ना करें। और जितना आपको अपने ऊपर विश्वास हो उतना ही लिखें। ऐसा ना है कि आप उसको बड़ा बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लिख दें, तो ये आपसे गलती हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
तो अधिगम को प्रभावित करने यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब इन कारकों की अगर व्याख्या पूछ लेता है यानी कि बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको कैसे विस्तार से लिखेंगे ये चीज हमें समझनी होगी। तो इसको देखिए, परिवार का क्या रोल आता है इसमें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में हम परिवार को बता सकते हैं, समुदाय को भी बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने सारा बताया है आपको, विद्यालय का क्या भूमिका रहेगी प्रभावित करने में, साथ ही साथ समवाय समूह की क्या रहेगी, परिवक्तता की क्या रहेगी, ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्मरण शक्ति का भी जो भूमिका है वो उसको बता देंगे, पोषण की भूमिका है उसके ऊपर बता देंगे, और पोषण के ऊपर अलग से क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीडिया की क्या भूमिका रहती है, तत्परता की क्या भूमिका रहती है, योग्यता एवं क्षमता की क्या भूमिका रहती है, ये सारे के सारे हम ऑप्शंस को बताएंगे। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको पढ़िएगा पहले। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो इसको रिटर्न वर्क करिए, यानी कि आप खुद लिख करके देखिए। जब आप तक रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न करिए, और जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे ना, तब तक आपको क्या है, समस्याएं होती रहेंगी, और समस्याएं इतनी होंगी कि आपको याद नहीं होगा। तो जब तक आप खुद लिखोगे नहीं, अगर आपने वीडियो देखा है, यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो इनको एक बार जरूर अपने कॉपी किताब में, जो भी आप रफ कॉपी या जो भी आपने तैयारी करने के लिए कॉपी बना रखी है, उसमें इन सभी क्वेश्चंस को खुद लिखिए। स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ने से आपको फायदा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिटर्न वर्क करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बालवाड़ी के बारे में। तो बालवाड़ी क्या होती है, सबसे पहले आपको बताना होता है कि बालवाड़ी क्या होती है। तो देखिए, बालवाड़ी जो है ये योजना जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जो है संचालित होती है। सबसे पहली चीज तो हम बता सकते हैं बालवाड़ी के बारे में। ठीक है, और इस संस्था के द्वारा, जो बालवाड़ी संस्था है ना, इसके द्वारा लगभग 20,000 बालवाड़ी अब तक खोली गई हैं। यानी कि बालवाड़ी की संख्या लगभग कितनी है, अभी तक 20,000 जो है वो खोली गई हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक बच्चे जो है इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। बालवाड़ी में प्रवेश की आयु जो है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बीच में होती है। कभी कभी एमसीक्यू बनता है कि बालवाड़ी में प्रवेश का समय कितना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो है बालवाड़ी का स्वरूप जो है आंगनवाड़ी से मिलता जुलता है, लेकिन प्रवेश आयु जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें देखिए 2.5 वर्ष से 6 माह है। ठीक है, 6 वर्ष है, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष है आंगनवाड़ी में, जबकि यह मात्रा अलग है, थोड़ा अंतर इसमें पाया जाता है प्रवेश की आयु में। बालवाड़ी का संचालन करने वाली महिला जो है बाल सेविका के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना है, एमसीक्यू भी बनता है इसमें, आपका वन वर्ड भी बनता है, साथ ही साथ फिलअप्स भी बनता है। तो सारे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते चलेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो है बालवाड़ी की और भी हम बात बता सकते हैं कि बालवाड़ी जो है ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अब बालवाड़ी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालकों में प्रारंभिक काल में ही आदर्श और उपयोगी आदतों का विकास करना है। ठीक है, जिससे कि उनकी चहुमुखी विकास हो सके। चहुमुखी मतलब पूरी तरह से विकास होके, मतलब वो बालक परिपक्व बन सके, तथा विद्यालय जाने में बालक किसी प्रकार की अरुचि का सामना ना करें। ठीक है, उनको जो है, आप जानते हो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, विद्यालय जाने में कतराते हैं, रोते हैं, मम्मी को बुलाइए, पापा को बुलाइए, भैया को बुलाइए। तो इस तरह से जो है ये इसमें अरुचि की भावना जो है ये विकसित नहीं हो पाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बालवाड़ी ये जो है एक रोचक चीज यहाँ पे प्रदान करता है। बालवाड़ी के माध्यम से जो बालकों में अनेक प्रकार के जीवन उपयोगी आदतों का विकास होता है। ठीक है, और दैनिक जीवन में जो है नियमित रूप से संपन्न होने वाली क्रियाओं को संपादित करने की उचित विधियों का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है या विकास किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बालवाड़ी की आवश्यकता क्या है। तो बालवाड़ी की आवश्यकताओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय समाज में प्राचीन समय से संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है परिवार के अन्य सदस्य घर पर ही रहते थे। आप जानते हो, जो समूह में रहेंगे, संयुक्त परिवार होगा तो क्या होगा, परिवार जो है ये कैसे रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। ठीक है, ये सदस्य जो है बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे तथा उनको जीवन उपयोगी क्रियाएं सिखाते थे। बच्चों को पढ़ाने के कार्य को दादा दादी एवं घर की अन्य महिलाओं के द्वारा जो है सामान्य रूप से किया जाता था, जो कि अर्थोपार्जन की क्रियाओं से में संयोग नहीं देते थे। अर्थोपार्जन का मतलब वहां पर जो है उनको वो अर्थ नहीं सिखा पाते थे, ये जो अपने हिसाब से सिखाना चाहते थे। इस प्रकार जो है बालकों की देखभाल के लिए जो एक संस्था का या फिर एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती थी उस समय। ये चीज आपको पता समझ में आ गया। किंतु वर्तमान समय में भारतीय समाज का स्वरूप जो है बदल गया, इसलिए बालवाड़ी की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि लोग बाग जो है अब संयुक्त परिवार में ना रह करके जो है वो अलग अलग परिवार में हो गए हैं, साथ ही साथ उनके पास समय नहीं है। तो ये सारे के सारे रीजंस हैं, इनकी आवश्यकता जो है, बालवाड़ी की आवश्यकता इसलिए ली गई है। साथ ही साथ आज की भारतीय जो है नारी और पुरुष से कंधा मिला करके जो है चलते हैं, वो कार्य भी करते हैं। तो वहां पर भी जो है कह सकते हैं कि आपके बाल
वाड़ी की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि ये लोग अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझते हैं और ये जो है कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये पुरुषों की भांति कार्य करती हैं और बालकों को जो है उचित समय नहीं दे पाती हैं, इसलिए जो है उनके शैक्षिक विकास में कठिनाई आती है, इसलिए बालवाड़ी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के कारण ही बालवाड़ी नामक संस्था का उद्भव हुआ है, जिसके द्वारा बालकों के चहुमुखी विकास हेतु कार्य करना प्रारंभ किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आपको करना है ये आप कर सकते हैं। इसमें बता दिया है कि इस संस्था में जो है 2.5 से 6 वर्ष तक के बालकों को जो है शिक्षण व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है और उनको जो है वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। कभी कभी पूछता है बालवाड़ी के उद्देश्य या महत्व बताइए, तो बालवाड़ी के उद्देश्य और महत्व भी आप बता सकते हैं। सबसे पहला महत्व तो हम बता सकते हैं चहुमुखी विकास होता है बच्चों का। पोषण आहार जो है उपलब्ध करने के लिए जो है बालवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा जो है इसके बहुत सारे जो आहार विहार के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ये विकास में जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत सिद्ध होता है। और ये जो है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को जो है प्रभावी बनाता है, रुचिपूर्ण बनाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और खेल खेल में जो है शिक्षा यहाँ पे प्रदान कर दी जाती है, मतलब बच्चा खेलते खेलते ही बहुत कुछ सीख जाता है। बालवाड़ी द्वारा जो है बच्चों का मनोरंजन होता है, ठीक है, खेल होती है, कविता होती है, कहानी सुनाना होता है, पाठ सुनाना होता है, नृत्य होता है, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसकी विशेषताएं महत्व है। इसमें और भी चाहे तो इसमें सांस्कृतिक विकास भी होता है, ठीक है। अनेक कार्य इनमें कराए जाते हैं बच्चों के द्वारा, जिससे उनका सामूहिक विकास होता है। साथ ही साथ इसमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसमें जो है बालकों के गायात्मक कौशलों का विकास किया जाता है। भूमिका जो है इनकी सराहनीय होती है, अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। इसमें बालकों को जो है उचित प्रकार के आसन, गति और गति संबंधी जो है कार्य सिखाए जाते हैं। और बालक के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बालवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी जानकारी है वो अभिभावकों को देते हैं। बालवाड़ी का उद्देश्य जो है चहुमुखी विकास करना होता है, जैसा कि हम जानते हैं। और जो है ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने में सहायक होता है, बच्चों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में संपादित करता है। और सर्वांगीण विकास भी जो है बालवाड़ी का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सारे के सारे जो है लाभ है, उद्देश्य हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ लेना है इनको। इसके बाद में विद्यालय में देखिए, ये क्वेश्चन 3 तरह से बनता है। विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करिए, या विद्यालय में आधुनिक समस्याओं का चर्चा करिए, या विद्यालय के माध्यमिक समस्याओं की विवेचना कीजिए, या विद्यालय की उच्च शिक्षा समस्याओं की विवेचना या वर्णन कीजिए। तो आपसे कोई भी इनमें से प्रारंभिक पूछे, आधुनिक पूछे, माध्यमिक पूछे या उच्च शिक्षा पूछे, कोई भी विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की समस्याएं पूछता है, ठीक है, प्रारंभिक हो या आधुनिक हो या माध्यमिक हो या उच्च हो, तो उसके रूप में जो है आपको केवल यही आंसर लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे पॉइंटों को लिख देना है। छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने की समस्या जो है ये उत्पन्न होती है। अभिभावकों की निरक्षरता ये एक समस्या है। अभिभावकों की जो निर्धन होते हैं वो भी एक समस्या है। अपव्यय और धन की समस्या भी है। विद्यालयों की दयनीय स्थिति है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का जो है हम बता सकते हैं, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, कई पाठ्यक्रम तो है सही नहीं होते हैं। भौगोलिक समस्याएं जो है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आर्थिक समस्याएं हैं, भाषा की समस्या है, क्योंकि हर जगह पर जो है एक ही लैंग्वेज में बात की जाती है। जैसे आप जो है साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे साउथ इंडियन ही बोला जाता है, हिंदी का यूज़ कम से कम किया जाता है, और 2-4 वर्ड जो है इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। तो ये सब एक समस्याएं हैं। वित्त की समस्या है, पैसों की समस्या तो है। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव यानी अध्यापकों का अभाव रहता है। रूढ़िवादिता यानी परंपरा जो है हमारी पुरानी, वो भी एक समस्या यहाँ पे खड़ी करती है। नीतियाँ, अगर हमारे रूल्स नहीं है तो उसको हमारा जो है अभाव समझा जाता है। व्यवहारिक शिक्षा का अभाव जो होता है कि हम जो है बातों बातों में सिखाने का जो संकल्प लेते हैं, जो करने की क्षमता रखते हैं, वो नहीं करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव होता है, जो कि हमारे को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने नंबर का पॉइंट है उसके हिसाब से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, इसमें शिक्षा के व्यापारीकरण की समस्या होती है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, अनुसंधान की समस्या है। ये सारे के सारे समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप इसमें से जो भी 8-10 पॉइंट आप याद करना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद जो आता है, विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाने होती है, आपको सुझाव लिखने हैं। विद्यालय एवं घर के संबंधों, ध्यान रखिएगा, विद्यालय एवं घर के संबंधों को आपको जो है प्रभावपूर्ण बनाना है, तो उसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सुझाव हैं। पहले तो हम इसके डिटेल दे देंगे, अगर डिटेल देना चाहें तो। नहीं तो फिर आप जो है निम्न उपायों को जो है बता सकते हैं डायरेक्ट। इसमें अभिभावकों का सम्मेलन जो है आवश्यक है। उसके ऊपर जो है अगर आपका क्वेश्चन बड़ा बनता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स को लिख देना है। इसके अलावा जो है बालकों की प्रगति रिपोर्ट की बात जरूर होनी चाहिए इसमें, ठीक है।
प्रधानाचार्य का सहयोग जो है बिल्कुल माना गया है। और इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं विद्यालय द्वारा आर्थिक दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक जो है बालक के घर भी जाने चाहिए, शिक्षकों की सत्यनिष्ठा एवं लगन होनी चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसके अलावा जो है सामाजिक कार्य और सामुदायिक जीवन केंद्र, ये सारे पॉइंटों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपका 5 नंबर का है तो 6 पॉइंट लिखिए, 6 नंबर का है, 6 नंबर का तो होता ही नहीं है क्वेश्चन, तो 4 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए। मैंने मैक्सिमम पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपको वो याद वही करने हैं जो पॉइंट आपको याद हो सकते हैं। बाकी पॉइंटों को आपको बिल्कुल भी निरस्त कर देना है अगर आपसे याद नहीं होते हैं तो। ठीक है, बाकी मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन दिया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। अगर आपसे आवश्यकता पूछता है तो आपको यही लिखना है, अगर आपसे महत्व पूछता है पाठ्यचर्या का तो आपको यही लिखना है। यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होते हैं, या तो आवश्यकता पूछ ले या तो महत्व पूछ ले, तो दोनों ही के आंसर्स जो है आपको इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से देने हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो है आपको मैंने आराम से यहाँ पे समझाए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे आपके 803, 4 और 5 में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का जो है महत्व क्या है ये आपको बताना है। तो शिक्षा जगत में जो हम क्षेत्र भ्रमण के बारे में जो है बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण क्या होता है, प्रत्यक्ष जानकारी देता है, आपके सामने जो है जो चीज होता है उसी को आप देख करके जो है समझ पाते हैं। और इसमें जो है अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें ये जो है शिक्षा को अनुभव कराने का जो है बहुत ही प्रत्यक्ष और सर्वोत्तम साधन माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसमें ऐतिहासिक स्थल जो हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनसे जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप इसमें कवर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उन पॉइंटों को आपको रखना है ध्यान। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें बोला जाता है कि कक्षा को समावेशी बनाने के उपाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कक्षा को समावेशी बनाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं या क्या करनी चाहिए आपको बताना है। तो सबसे पहला जो है समावेशी बनाने के लिए हमें जो है प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए बालकों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में अगर डिटेल क्वेश्चन पूछता है, अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। तो डिटेल मैंने लिख दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डिटेल को कैसे मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो है प्रतिभा को दिखाने के अवसर देना, जो भी उनके अंदर कैपेसिटी है जो वो कर सकते हैं उसको दिखाने का उनको अवसर देना चाहिए। उनको भय से मुक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, लिंग, जाति और आर्थिक आधार पर जो है समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जाति से निम्न है या लड़का है या लड़की है या फिर वो गरीब है या अमीर है, उसके ऊपर जो है हम उसके आधार पर जो है उसमें भिन्नता करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों की संज्ञात्मक उपलब्धता का आधार पर जो है वर्गीकरण पर रोकें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका क्वेश्चन बड़ा बनता है तो 4-5 पॉइंट लिखने हैं, छोटा बनता है तो 2-3 पॉइंट लिखने हैं। इन पॉइंटों को बच्चे अच्छे तरह से याद करें आप। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट अगर आप चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की गलतियों को स्वीकार करना। ठीक है, उनको दंडित ना करके क्या करें, उनके भय को जो है निकालना है और उनकी गलतियों को स्वीकार करना, क्योंकि गलती से ही आदमी सीखता है। जो कुछ करेगा नहीं उससे गलती तो होगी ही नहीं। और कक्षा में चर्चा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो पॉइंट आसानी से याद होता है उसी को आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया उसको रटने शुरू कर दो और रटने से आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और जितना आपको समझ में आता है उतना ही याद करना है। और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि समय से पहले उपलब्ध करा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस, तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा जो है अंकों की प्राप्ति होगी। तो रिवीजन को धैर्य बना करके करते रहें। समय से पहले आपको सारे विषय को मैं दे दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन आपके जो है सब्जेक्ट्स वाइज आते रहते हैं क्वेश्चंस, हर दिन अल्टरनेटिव डेज में, यानी 1 by 1 डेज में जो है आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। हर विषय का मिलेगा आपको, पूरे सॉल्यूशंस के साथ दूंगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। मेन पॉइंटों को लिखना नहीं भूलना है। मेन पॉइंटों के बाद में, जैसे ये आपका मेन पॉइंट है कक्षा में चर्चा करना, तो ये मेन पॉइंट आपने अगर सही लिख दिया है, इसके आगे जो आप ये लिख रहे हैं ना, अगर इसमें आपकी थोड़ी बहुत गलती है, इसमें कुछ भी मिस्टेक है, तो एग्जामिनर जो है इस पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आप भूल जाओ कि ये एग्जामिनर ये सब चीज़ें इतना पढ़ता है गौर से, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर एग्जामिनर ये सारी आपकी चीज़ें पढ़ेगा ना, तो आपका रिजल्ट जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं आएगा, आपका रिजल्ट जो है 1 साल बाद आएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन पॉइंट जो मैंने बताया है आपको जी, ये मेन पॉइंट आपको सही लिखना है। क्लियर हुआ? मेन पॉइंट के आगे जो अब इसका विस्तार लिखते हैं ना, ये विस्तार अगर आपको याद नहीं रहता है विस्तार, तो आप विस्तार जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने विषय के अंतर्गत ही लिखें। ऐसा नहीं कि आप बाहरी दुनिया के हिसाब से लिख दें, तो विषय के अंतर्गत जो है आपको इसको लिखना है। क्लियर हो चुका होगा आपको?
और जो मैं बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर पढ़ना है आपको, किसी भी हालत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को छोड़ना नहीं है। वहां से आपके ज्यादातर छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, 4 साल के अगर आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद जो है आप अगला पॉइंट अगर सम्मिलित करना चाहते हैं तो अत्यधिक प्रतियोगिताओं पर रोक जो है ये भी करना चाहिए। देखो भैया, ज्यादा जो है कंपटीशन कराना भी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, आप जानते हो। क्योंकि उसमें जो है बच्चा है ना, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ये नहीं कि वो अपने लक्ष्य को बढ़ाए, ऐसा नहीं है, वो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए जो हम बोलते हैं अत्यधिक जो प्रतियोगिता है उस पर जो है रोक लगानी चाहिए। क्योंकि बालक जो है स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ करने की चेष्टा करता है जब हम प्रतियोगिता कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। कंपटीशन का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को जो है पाने का प्रयास करें, तो ये बेहतर करने का प्रयास करें। ये भावना विकसित करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटों में से जो आपको अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है, आराम से पढ़िए, समझिए, तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। डीएलएड का पेपर जो है बहुत ईजी आता है। केवल आपके 2 ही पेपर टफ आते हैं जिसमें 72 75 80% बच्चे फेल हो जाते हैं, और वो पेपर है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या पेडागोगी ऑफ इंग्लिश। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा बैक लगती है, बच्चे 2 बार दे करके भी पास नहीं हो पाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में समझाऊंगा, जैसे ही इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आपको बस धैर्य रखना है और हर चीज़ को पढ़ते जाना है। ऐसा ना हो कि आप विषय छोड़ते जाएं, बोलेंगे मैं पार्ट एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, 5 दिन पहले पढ़ लूंगा, तो वहां पर आपका रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको टेंशन बढ़ जाएगी, अरे यार कल एग्जाम है और मैंने पढ़ा नहीं। क्योंकि आपका अल्टरनेट डेज पे एग्जाम नहीं है, आपके रेगुलर एग्जाम है। एक दिन छोड़ करके एक दिन एग्जाम नहीं है, आपके पर्टिकुलर रेगुलर एग्जाम है। तो रेगुलर जब एग्जाम होता है, जब उसमें गैप नहीं मिलता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो इन विषयों का अध्ययन करते समय बार बार पढ़िए, हर बार पढ़िए, पढ़ते रहिए। क्या करना है, केवल आपको 20 दिन मेहनत करनी है, उसके बाद में आप फ्री हो जाएंगे। तो 20 दिन की मेहनत आपसे करने को कह रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, सभी की जानकारी मैंने उपलब्ध करा रखी है, सारे आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको जरूर देख लेना। इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी छोटा भी, तो इसमें क्या पूछता है, प्याजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। तो देखिए, प्याजे के संज्ञात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन बनेगा, संवेदी संवेदी प्रेरक अवस्था कितने वर्ष मानी गई है। तो आपको बताना है 0 से 2 वर्ष जो है इसके मानी गई है। या फिर क्वेश्चन बनता है कभी कभी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि मानी गई है, तो 2 से 7 वर्ष मानी गई है। या फिर पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र मानी गई है, तो 7 से 11 वर्ष मानी गई है। तो ये सारे के सारे वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं आपको याद रखनी है। तो ये तो छोटे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका 4 अवस्थाएं कौन सी है बताइए, 2 नंबर में पूछ लेगा कि 4 अवस्थाएं कौन सी है। या फिर बोल सकता है पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, नाम लिखिए, तो यहाँ पे 2 नंबर आपको दे देगा। लेकिन 2 नंबर आपको प्राप्त तो हो गए, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाएगा कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं समझाइए, तो आपको क्या करना है। तो चलिए इसको हम अवस्थाओं को समझ लेते हैं। तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, और 11 से जो है 15, ये सारे के सारे हम जो आपकी अवस्थाएं हैं इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो अवस्था है जिसमें संवेदिक प्रेरक अवस्था जिसको हम बोलते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष है, उसके बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको जो है विस्तार से लिख देना है। अगर आपका 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछता है, तो आपको दूसरे पॉइंट के बारे में विस्तार से लिखना है, जब ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा तब, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन बनता है तो आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा। इसके अलावा जो है तीसरा हम बता सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। वर्षों का आपको बड़े ध्यान से रखना है भैया, इसमें तो आपके फंसाने का काम करता है एग्जामिनर। इसके अलावा जो चौथा और अंतिम स्टेज है जिसमें अमूर्त बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पर या फिर औपचारिक क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 11 से 15 वर्ष होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें पूछा जाता है आपसे, आकलन या मूल्यांकन में अंतर आपको बताना है। और कभी कभी आपसे आकलन के बारे में पूछ ले या मूल्यांकन के बारे में पूछ ले, तो आपको आकलन के विषय में इधर वाले जितने पॉइंट हैं ये आकलन में डाल देने हैं, ये सारे पॉइंटों को। अगर मूल्यांकन के बारे में पूछता है तो इधर वाले पॉइंटों को मूल्यांकन में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए अंतर भी बताया है, और आप जो है आकलन में ये सारे डेफिनेशंस को या फिर इन सभी पॉइंटों को डाल सकते हैं। आकलन क्या होता है,
मूल्यांकन क्या होता है, तो ये आप बता सकते हैं मूल्यांकन क्या होता है। अंतर पूछेगा तो दोनों को आमने सामने लिख देना है, तो इस तरह से आपका अंतर भी हो जाएगा। तो ये है आकलन और मूल्यांकन में अंतर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो आपको जितने पॉइंट्स आसानी से याद होते हैं इनको आपको याद कर लेना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, जो भी आपको आवश्यक लगते हैं वो सारे के सारे लिख सकते हैं। इनमें कितने पद होते हैं ये आप बता सकते हैं कि इसमें जो है आपके 4 पद होते हैं, इसमें जो है आपके 6 पद होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी छोटे क्वेश्चनों में। इसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन जो बनता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होता है उसके उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं। तो इसके बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, जिसमें आपका पहला उत्तरदायित्व आप बता सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, जो कुपोषित बच्चे होते हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, और जो धात्री महिलाएं होती हैं या किशोरी बालिकाओं की पहचान करना होता है इनका काम। पहचान करने के बाद जो है ये क्या करते हैं, इनके बारे में जो है इनका नामांकन कर देते हैं, जहाँ आंगनवाड़ी है उसमें नामांकन करते हैं। तो ये सारे सारे पॉइंट आप लिखेंगे, ये सारे पॉइंट जो है 1 बाय 1 लिखे गए हैं, तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, साला पूर्व तैयारी की अवधारणा पर प्रकाश डालने को बोलता है, और साथ ही साथ बोलता है कौन सी गतिविधियां जो है इसमें मुख्य मुख्य होती हैं। तो साला पूर्व जो अवधारणा होती है उसको हम बता सकते हैं इस यहाँ पर जो मैंने लिखा है बहुत सिंपल सा है। इसमें इसमें क्या होता है कि आपका जो है साला पूर्व का मतलब होता है कि हम जब स्कूल नहीं जाते हैं तो उस समय जो है हमारी अवधारणा क्या होती है उसको पूछा गया है। तो ये अवधारणा हम बता देंगे, और फिर इसकी साला पूर्व तैयारी की गतिविधियां क्या है ये भी पूछता है आपसे, तो इसके बारे में आप यहाँ से इसको बता देंगे। ठीक है, साला पूर्व गतिविधियां क्या होती है, आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी होती है, भाषाई कौशल की तैयारी कराते हैं, शारीरिक तैयारी कराते हैं, पढ़ने या पठन की तैयारी कराते हैं, लेखन और लिखने की तैयारी भी कराते हैं, और रचनात्मक कार्य करने की भी तैयारी कराते हैं। तो ये सारी गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थार्नाइट के सीखने के नियम आपको बताने हैं। थार्नाइट के जो सीखने के नियम है उसमें मुख्य नियम जो है वो 3 है। पहला नियम है तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। तो ये तो आपके मुख्य नियम है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा करके, थार्नाइट के सीखने के मुख्य नियम बताइए। तो मुख्य नियम तो आपके 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले थार्नाइट के सीखने के गौण नियम बताइए, तो गौण नियम होते हैं 5। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये 5 नियम कौन कौन से होते हैं सीखने के गौण नियम आपको बताना है, जिसको सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम आता है, आंशिक क्रिया का नियम आता है, आत्मीकरण का नियम आता है, और संबंधित परिवर्तन का नियम भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 5 जो है आपके गौण नियम में शामिल किए गए हैं। कभी कभी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। हमेशा बहुत ज़्यादा ये जो है बोलते हैं मोस्ट आईएमपी में लिया जाता है, मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए, क्यों किया जाता है मूल्यांकन। तो हम जो है इन पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हैं कि मूल्यांकन हमें करना क्यों आवश्यक है। ये सारे पॉइंट जो है इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहले पॉइंटों को पढ़िए समझिए, उसके बाद जो है इसको आप अपनी कॉपी में रिटर्न करिए। रिटर्न करना जरूरी है, अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो आपसे जो है ये याद नहीं हो पाएंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपसे ये याद नहीं होंगे। इसके बाद जो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ईसीसीई का पूरा नाम बताना है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। ई मतलब हो गया आपका अर्ली, सी मतलब चाइल्डहुड, सी मतलब फिर से केयर, और ई मतलब एजुकेशन। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल व्यवस्था, बाल व्यवस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा। इसके बाद में आपसे पूछा है प्रारंभिक बचपन का प्रभाव एवं आवश्यकता बतानी है आपको। तो प्रारंभिक बचपन जो है ईसीसी का जो है आवश्यकता क्या है, प्रभाव क्या है और आवश्यकता क्या है ये आपको बताना है। तो प्रभाव पूछे या आपसे आवश्यकता पूछे तो इन सभी पॉइंटों को डाल देना आपको। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, इन सभी पॉइंटों को आपको डाल देना है। अगला जो है कभी कभी जो है ना आपको ईसीसी के उद्देश्य पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ईसीसी के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो है उद्देश्यों में हम 5 उद्देश्यों को डालेंगे। ठीक है, तो इन 5 उद्देश्यों को लिखना है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो आप इस पॉइंट के माध्यम से जो है एक एक दो दो लाइनों में इनको समझा देना आगे लिख करके, जो आपकी मर्जी है जो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें पूछा गया, प्रारंभिक बचपन में शिक्षा की प्रकृति विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कि प्रारंभिक बचपन जो होता है उसमें शिक्षा की प्रकृति कैसी होगी या विशेषता कैसी होगी। तो इसमें दोनों चीजें को अगर आपसे प्रकृति पूछे या विशेषता पूछे तो आप जो है आराम से जो है बता सकते हैं, जिसको मैं आपको अभी थोड़ा चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रारंभिक बचपन अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों से प्राप्त होती है, और प्रमुख रूप से जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें आपको किंडरगार्टन विद्यालय बताना है, जिसकी न्यूनतम आयु जो है 4 वर्ष की आयु होती है। नर्सरी स्कूल जो है बताना है, इसमें जो है आपकी आयु 2 से 4 वर्ष होती है। मॉन्टेसरी स्कूल जो है इसमें 2 से 6 वर्ष होती है। अच्छा, आपसे किंडरगार्टन के ऊपर भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और मॉन्टेसरी स्कूल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो इन दोनों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इन दोनों पॉइंटों को, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास के चरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो देखिए बाल विकास के जो चरण होते हैं ना ये 3 माने गए हैं। जन्म से
एक वर्ष तक का विकास को चरण जो हम मानते हैं उसमें क्या होता है, आयु अगर 1 महीने है तो पहला विकास माना जाएगा, इसमें आयु 3 महीना है तो दूसरा विकास चरण माना जाता है, आयु 6 महीना है तो तीसरा विकास चरण, आयु अगर 9 महीना है तो चौथा विकास चरण, आयु अगर 1 वर्ष हो जाती है तो पांचवा विकास चरण, वो भी जन्म से 1 वर्ष तक के विकास के चरणों में इसको लिया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न चरणों में दूसरा जो चरण आता है उसमें आता है 1 वर्ष से 2 वर्ष के विकास के चरण। तो 1 वर्ष से 2 वर्ष के विकास के चरणों में 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें आपका एक जो होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है भाषा का विकास और तीसरा होता है सामाजिक विकास। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है जिसमें हमारा 1 से 2 वर्ष तक तो हो गया, अब 2 से आगे 3 वर्ष। तो 2 से 3 वर्ष तक के विकास के चरणों में हम जो शारीरिक विकास के लेते हैं, भाषा विकास को लेते हैं, सामाजिक विकास को लेते हैं। सेम टू सेम जो है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है, बस आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो जिसमें पूछा गया विद्यालय में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जब हम प्रारंभिक रूप से सीखते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनकी हम बात करेंगे। शिशु शिक्षाकरण व्यवसायीकरण जो है ये पहली चुनौती मानी जाती है। विद्यालय में प्रशिक्षण अध्यापकों का अभाव जो है दूसरी चुनौती है। शिक्षण जो सामग्री है जिससे हम सिखाते हैं उसका अभाव है। अभी जो अभिभावक है हमारे पेरेंट्स है उनका जो सहयोग है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक जो है चुनौती होती है। सरकारी जो लोग हैं या सरकारी जो संस्था है उनका जो है प्रयास जो है ना के बराबर होता है, तो इसमें भी जो है एक समस्या या चुनौती देखने को मिलती है। विद्यालय की गुणवत्ता में कमी, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है या फिर शाला में जो है विभिन्न प्रकार की सिखाने की वस्तुएं नहीं है और अध्यापक समय से नहीं आते, तो इन सब चीज़ों में गुणवत्ता अगर उनकी कमी है तो भी ये एक चुनौती का सामना करवाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, बाल चौपाल पर निबंध लिखिए। तो बाल चौपाल पे जो है निबंध लिखना है। बाल चौपाल जो है कब आयोजित की जाती है, तारीख आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक माह की 25 तारीख को ये आयोजित की जाती है, ध्यान रखना। इसके उद्देश्य क्या है, इसको आप निबंध में क्या उद्देश्य बता देंगे, कब ये आयोजित होती है ये बता देंगे। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, फिर बाद में बता देना है कि उद्देश्य बाल चौपाल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जिनके द्वारा जो है बाल चौपाल को आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद में आप बता देंगे बच्चों का जो विकास के प्रति जागरूकता प्रदान करते हैं, माता पिता और समाज में बच्चों के विकास को लेकर के जागरूकता प्रदान करते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आपको लिखना है। 3 पॉइंट तो ये हैं आपके, और भी पॉइंट जो है नीचे की तरफ है। मेन तो 3 पॉइंट है, सॉरी, मेन 3 ही पॉइंट है इसमें, क्योंकि उसमें उद्देश्य ज्यादा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण क्या हो सकते हैं। तो साक्षरता ज्ञान के चरण और अंक ज्ञान के चरण अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो साक्षरता ज्ञान के चरण क्या है, तो प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, जिसमें आपका प्रथम अवस्था में लिखने की तैयारी करते हैं और द्वितीय अवस्था में अक्षर ज्ञान या अक्षर रचना की तैयारी करते हैं, ठीक है। और तृतीय अवस्था में जो शब्द और वाक्य की रचना पर तैयारी करवाते हैं। और उसके बाद चतुर्थ अवस्था जो होती है इसमें अभ्यास एवं आदर्श लेखन, यानी कि हम जो है राइटिंग सुधारने के प्रयास करते हैं। अंक ज्ञान की बात करें तो प्रथम में जो है देखना और सुनना आ जाता है। उसके अलावा द्वितीय में जो है दोहराना करवाते हैं। तृतीय में जो है नकल करना सिखाते हैं, देख करके लिखना सिखाते हैं। और चतुर्थ का मतलब है अंक रचना, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछा गया प्रारंभिक बचपन में अधिगम को सरल बनाने हेतु खेल एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा का महत्व आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, भाषा के ज्ञान पर बल देते हैं, पाठ्य विषय और शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते हैं, साथ ही साथ जो है जिज्ञासा की संतुष्टि करते हैं, जो आपके मन में प्रश्न होता है उसको जो हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उपयुक्त विषय का चुनाव करने की स्वतंत्रता देते हैं, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करते हैं, रोचक विषयों की सामग्री प्रस्तुत करते हैं, सामूहिक प्रवृत्ति का ज्ञान देते हैं। बाल्य अवस्था की विशेषताएं बताइए, अगला पॉइंट जो है आपका ये पूछा गया है। तो बाल्य अवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपसे पूछा जाता है। बाल्य अवस्था कौन से उम्र में होती है आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एमसीक्यू हुआ, खालिस्तान बनता है, 1 वर्ड में पूछा जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में 2 नंबरों में पूछता है और कभी कभी बड़े नंबरों में पूछता है। तो यहाँ पे बाल्य अवस्था में जो 6 से 12 वर्ष तक का जो आयु होता है ना, इसके अंदर जो सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। बच्चे जो है दूसरों से शर्माना सीख जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से व्यवहार करना सीख जाते हैं। मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है, जो मन से वो सोचने की क्षमता रखते हैं उसमें काफी विकास देखने को मिलता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है, और हर चीज को संजोना सीख जाते हैं, संभाल कर रखना सीख जाते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ जाती है, यानी कि जानने की इच्छा उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, यानी कि जो भी चीज़ वो क्रिएटिव करना चाहते हैं उसमें उनको मजा आने लगता है। नैतिक गुणों का विकास होता है, यानी सम्मान की भावना उनमें जागृत हो जाती है। बच्चों जो है वो दूसरों का आदर करना, सम्मान करना, शर्माना, सब कुछ उसमें सीख जाते हैं। और काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इस समय जो है काम करने में थोड़ा सा कतराते हैं और खेलने में और दूसरे कार्यों में जो है ज़्यादा अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा गया है किंडर गार्डन और मॉन्टेसरी स्कूल पर लेख लिखिए। मैंने बताया था कि इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका लेख मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को आपको समझाना है। तो इसमें जो है शिक्षा के अधिकार नियम 2010 के साथ जो आपको जो दी गई ये चीजें उनको आपको लिखनी है। तो ये सारे के पॉइंट जो है ये 2010 के अनुसार जो है हमारे को दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंटों को लिख देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मिड डे मील योजना को समझाना है। मिड डे मील योजना क्या होता है, तो मिड डे मील योजना जो है इसमें क्या किया गया कि ये जो है बच्चों को जो
खाना प्रदान किया जाता है स्कूल में, उसी को मिड डे मील योजना किया गया, जिसमें पौष्टिक आहारों की वृद्धि की गई है। साथ ही साथ इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने का प्रयास किया गया कि भाई खाना मिलेगा तो बच्चे जो है स्कूल में उपस्थित होंगे, तो यानी कि उनकी उपस्थिति में वृद्धि होगी। पोषक आहार यहाँ पे दिया जाता है, कुपोषण को दूर किया जाता है, क्योंकि कई माता पिता हैं जो काम पे चले जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, स्कूल भेज देते हैं, लेकिन वो बच्चे खाना नहीं खा पाते, तो इस वजह से भी जो एक परेशानी होती है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रारंभ जो है 1993 में किया गया था। कभी कभी एमसीक्यू या रिक्स्थान या वन वर्ड में पूछा जाता है कि इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिकरण क्या है, प्रक्रिया, ये आपको समझाना है। बार बार मैं सामाजिकरण के दो विषय जो आपने 801 802 पढ़े हैं उसमें बता चुका हूं, बाकी आप जो है यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है सामाजिकरण प्रक्रिया एवं उसके कारक को स्पष्ट करना है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया, उसके विभिन्न कारक जो है, उसमें सबसे पहला है पालन पोषण, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हम कारक ले सकते हैं जो कि आपका क्या होता है, सहानुभूति, सहकारिता, निर्देश, आत्मीकरण, अनुकरण। अनुकरण मतलब जो है मानने वाली बात, जो सीखने के लिए बच्चे जो है अनुकरण करते हैं, सामाजिक शिक्षण, और उसके अलावा पुरस्कार एवं दंड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आपको कवर करना है। अगर बड़े क्वेश्चंस में आता है तो आपको इनको सभी को लिखना होगा, छोटे क्वेश्चंस आता है तो केवल आपका नाम से काम चल जाएगा, लेकिन मेन पॉइंटों को आपको इसी तरह से लिखना होगा। इसमें से आप एक दो पॉइंट कम करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आपके सारे के सारे सोल्यूशन सही माने जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो बालक का जो सामाजिकरण होता है, यानी बालक जो है जो चीज समाज में सीखता है, उसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं महत्वपूर्ण तत्व रोल निभाते हैं, उसको बताना है। तो देखो, बालक का जो सामाजिकरण करते हैं, यानी बालक को जो भी चीज़ सिखाते हैं समाज में, उठना बैठना, ये जो भी रहन सहन है वो सीखता है, उसमें सबसे पहला हाथ आता है परिवार का। उसके बाद जो है परिवार के अलावा जो है बच्चे धीरे धीरे निकल के पड़ोस में जाने लगते हैं, तो पड़ोसी का भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि वातावरण आप बोल सकते हो, लेकिन पड़ोस लिखना इसमें सही रहेगा। वातावरण का मतलब हो गया आपके आस पड़ोस का जो नेचर है, वहाँ पे कैसे बच्चे या कैसे लोग रहते हैं। उसके अलावा जो आपका स्कूल है वो आता है। फिर उसके बाद में है आपका स्कूल कितना भी बढ़िया हो, अगर परिवार सही नहीं है, पड़ोस सही नहीं है, तो स्कूल की जो जितना भी अच्छा हो, स्कूल का जो वातावरण है वो सूट नहीं करेगा, यानी कि बच्चा जो है स्कूल में सिखाया जाया जा रहा है वो आपका भूल जाएगा, क्योंकि उसको वातावरण जो है स्कूल के अलावा जो है परिवार से या फिर पड़ोसी से जो है सही नहीं मिलता है। उसके अलावा खेल कूद, किसके साथ वो खेलते कूदते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह का खेल खेलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती है जाति की, क्योंकि कई जातियों को जो है साथ खेलने से, कूदने से, उनके साथ बात करने से, उठने बैठने से रोका जाता है, तो यह जाति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या तत्व निभाता है इसमें, ठीक है, समाजीकरण में। स्काउटिंग जो है बाहर ले जाते हैं, वहाँ पे बाहर की चीज़ें दिखाते हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण तत्व जो है शामिल किया जाता है। समुदाय और समाज, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वातावरण जो कि समुदाय होता है, हमारे आसपास के पड़ोस को समुदाय या समाज कहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये अच्छे होंगे तो बालक का जो समाजीकरण भी बहुत अच्छा होगा, वो अच्छी बातें सीखेंगे, ना कि कोई फजूल की बातें। उसके अलावा धर्म भी जो है एक चीज़ बताता है कि धर्म जो है आपका किस टाइप का है, तो उसी से रिलेटेड जो है बच्चे बातें सीखते हैं, जैसा धर्म वैसी बातें। जो हिंदू धर्म के समाज के बच्चे होते हैं वो हिंदू धर्म की बातें ज़्यादा सीखते हैं, जो मुस्लिम धर्म के समाज के बच्चे होते हैं वो उस तरह की बातें ज़्यादा सीखेंगे, जो क्रिश्चियन होते हैं, जो बौद्ध होते हैं, उनके धर्म के हिसाब से जो अपनी बातों को ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, क्योंकि उस तरह के वो पाठ पढ़ते हैं। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे कुरान पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चे बाइबल पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है धर्म पर आधारित जो है ये चीज़ें हैं, तत्व जो है प्रभावित करते हैं समाजीकरण में। हार्नाइक ने अपने प्रयोग किस पर किया था? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसने भूखी बिल्ली पे किया था, बहुत सारे जानवरों पे किया था, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस पे किया था, तो भूखी बिल्ली पे किया था। अगला जो हमारा प्रश्न बन सकता है, इसमें पूछा जाएगा ईसीसी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो ईसीसीई जो कार्यक्रम है इसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? बाल केंद्रित होती है, यानी बालकों पर जो है पूरी तरह से केंद्रित होती है। सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या होती है? तो सूक्ष्म पेशीय कौशल जो है ब्लॉक बनाना जो है, ये खालिस्तान या एक वर्ड या एमसीक्यू में बनते हैं, ये वो क्वेश्चन है। परियोजना विधि के परिवर्तक कौन है? तो इसका किलपैट्रिक जो है इसके प्रवर्तक हैं। तो डब्ल्यू एच किलपैट्रिक जो है परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं। थार्नाइट का अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? तो थार्नाइट का अभी हमने देखा, थार्नाइट का जो अभ्यास का नियम है जो है ये किससे संबंधित है? सीखने से संबंधित। मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो होता है वो होता है शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसके बाद बाल सदन की स्थापना जो है राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष खालिस्तान के अनुसार की गई थी, तो 1974 के अनुसार की गई थी। खालिस्तान के क्वेश्चन है ये। इसके बाद बनता है गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में खालिस्तान परिवर्तक कहलाता है, तो ये कहलाता है रूटिंग परिवर्तक। इसके अलावा जो है पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख व्यवहार खालिस्तान होता है, तो आत्म केंद्रिता होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बच्चों के प्रति
बच्चों के प्रगति के आकलन हेतु जब प्रेक्षण वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाए तो उसे जो है सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। सहभागी, क्योंकि हम जो है वास्तविक जगत की स्थिति में कह रहे हैं तो उसमें हम सहभागी हो जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको एनसीएफ को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 2005 में प्रस्तावित किया गया था। कौन से पाठ्यचर्या में किया गया था? चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में किया गया था। तो दोनों क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक के खालिस्तान का विकास होता है, तो सर्वांगीण विकास होता है, समुच्चय विकास होता है। वृद्धि का अर्थ बालकों की खालिस्तान के विकास से है, तो शारीरिक संरचना के विकास से होता है। वृद्धि जो है शारीरिक संरचना का विकास करती है, विकास जो है वो मानसिक विकास का जो है वो उद्यन होता है या फिर विकास को समझाता है। उत्तर बाल्यावस्था की उम्र जो है 6 से 12 वर्ष तक की होती है। कभी कभी पूछता है उत्तर बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की विधियां लिखनी है। तो भाषा शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, ये आपके 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। यानी कि 801, 802, 803, 804, 805 में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जाएगा अनुकरण विधि क्या है, ठीक है, या फिर बोलेगा प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, या फिर बोल सकता है कि व्याख्यान विधि को बताइए, या पूछेगा इकाई विधि क्या होती है, या बहुत इंपॉर्टेंट है तो होता है कि आपका आगमन निगमन विधि को समझाइए, ठीक है, और आपसे एक और पूछता है प्रोजेक्ट विधि क्या है। तो ये सारे विधियों का आपको ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण की विधियां हैं, इनमें आप ये लिख सकते हैं। बाकी इनसे डिटेल में आपसे पूछे तो आपको सारे लिखने हैं, अगर एक का किसी का पूछे तो आपको ध्यान रखना है। सारे बता चुका हूं मैं आपको। इसमें समस्या समाधान विधि भी जो शामिल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद समवाय विधि, जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है। आप बताना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि पढ़ ही लीजिए। अब हम बात करते हैं किंडर गार्डन पद्धति पर लेख लिखने की बात आती है, तो किंडर गार्डन पद्धति के बारे में लेख हमने लिखा हुआ है। इसमें किसने जो है प्रस्तावित किया था, क्यों इसका किंडर गार्डन नाम रखा था, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है किंडर गार्डन पद्धति को फॉलो किया गया है, तो इसके ऊपर में सारा कुछ बताया गया है। तो आप जो है इसको आराम से समझ सकते हैं यहाँ से पढ़ करके। इसके बाद जो एक और आता है जिसमें हम बोलते हैं मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति पर लेख लिखिए। तो ये मॉन्टेसरी जो शिक्षण पद्धति है, इसके ऊपर जब लेख लिखोगे तो ये पूरा का पूरा लिख लोगे। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कभी कभी पूछा जाता है मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति का जन्मदाता कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से सन में उन्होंने प्रस्तावित किया था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इस टिप्पणी को अच्छे तरीके से पढ़ कर याद करना है। आगे जो अपना क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या पूछा गया देखिए। बाल्यावस्था की विशेषता बहुत पूछता है बार बार, और वो आपकी 801 में, 802 में, 803 में, 4 में, 5 में किसी में भी पूछ सकता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। तो ये सारी विशेषताएं जो है चरणबद्ध कर दी है मैंने। तो आप सारी विशेषताएं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की हैं। इनमें से जो भी आप 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी याद कर सकते हैं उनको करिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है 801, 802, 803, 804 में, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं? तो शिक्षार्थी संबंधी कारक को आप अलग से लिख सकते हैं, और शिक्षक से संबंधित कारक को अलग, यानी कि विद्यार्थी संबंधी कारक अलग हो जाएंगे और अध्यापक संबंधी कारक अलग माने जाएंगे। तो आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, और आप चाहें तो केवल एक भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सारे पता होने चाहिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और एक और अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अधिगम की विशेषताएं क्या है। तो अधिगम की 10 विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ पे 5, 6, 7 जो भी आपको याद होती है उनको कर लीजिए। बाकी ये सारे पॉइंट आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका, जिसमें पूछा था खेल क्या है, खेल की विशेषताएं और प्रकार बताइए। तो देखिए खेल क्या होता है, खेल के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, ये स्वाभाविक क्रिया होती है जिसमें अलग आयु वर्ग के बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल खेलने से जो है उनका संपूर्ण विकास जो है होना निश्चित हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। खेल की विशेषताएं जो है आप बता सकते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं निम्न रूप से मैंने लिख दी हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। खेल से क्या क्या होता है, आपका खेल सामाजिक विकास का एक रूप है। खेल से संज्ञात्मक विकास होता है। खेल कल्पनाशीलता और सृजन क्षमता को बढ़ाता है। खेल जो है शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ाता है। खेल जो है भाषाई विकास को बढ़ाता है। खेल द्वारा जो है बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं, यानी मिलजुल कर रहना सीखते हैं। खेल से आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, और जो है अपने स्वयं का स्तर या निर्माण करना शुरू करते हैं। खेल से जो है सुरक्षित रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है कई प्रकार के क्रियात्मक और रचनात्मक खेल जो है बच्चों को सक्रिय रहने और खोजबीन करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। खेल के प्रकार की बात करें तो खेल के प्रकार आप बता सकते हैं, बाहरी और आंतरिक इंडोर और आउटडोर गेम्स होते हैं, मुक्त खेल और रचनात्मक खेल होते हैं, संवेदी क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल होते हैं, ओजस्वी खेल और शांत खेल होते हैं, और व्यक्तक खेल और सामूहिक खेल भी होते हैं। जननी सुरक्षा योजना
क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। कभी पूछेगा योजना क्या है, तो योजना के बारे में आपको बस इतना लिखना है। इसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में 3 पॉइंटें लिख देनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। इसके बाद जो है ज्ञानात्मक विकास के प्रकार क्या है, तो ज्ञात्मक या कार्यात्मक विकास के प्रकार पूछेगा आपको। ज्ञात्मक भी बोलते हैं, गात्यात्मक गत्यात्मक भी बोलते हैं, कार्यात्मक भी बोलते हैं। तो इसके जो है स्थूल गत्यात्मक विकास है और एक सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है, दोनों के ऊपर पूछ लेता है। अलग अलग क्वेश्चन बना के स्थूल गत्यात्मक विकास को समझाइए या सूक्ष्म गत्यात्मक विकास को समझाइए। तो दोनों को मैंने यहाँ पे समझा दिया है, तो आप दोनों को समझा सकते हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में क्या होता है और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में क्या होता है। इसके बाद में आपसे पूछता है कि गत्यात्मक विकास का महत्व क्या है या क्रियात्मक विकास का महत्व। आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास का जो है महत्व क्या है। तो ये सारे महत्व जो है हमने यहाँ पे दिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये भैया ये सारे महत्व जो है गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास के होते हैं। ये सारे पॉइंट जो है इसमें सम्मिलित आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करिएगा। बाल सभा के उद्देश्य और लाभ क्या है, तो उद्देश्य या लाभ पूछे तो आपको बता देना है, उद्देश्य पूछे तो भी और लाभ पूछे तो भी, ये सारे के सारे पॉइंटों को आपको इसमें लिखना है अच्छी तरीके से और समझ करके। इसके बाद जो है एक पूछता है आपसे क्वेश्चन, संचित अभिलेख किसे कहते हैं। तो जो छात्र संबंधी जो भी हम उसके आलेख होते हैं, उसकी उपस्थितियां हैं, उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, विद्यालय में जो उसके परफॉर्मेंस है, उन सभी सूचनाओं को जो हम रखते हैं तो उसी को जो है संचित अभिलेख कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप इस माध्यम से समझा सकते हैं। मात्र शिक्षक संघ किसे कहते हैं, तो इसको आपको बताना है। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है माता और शिक्षकों का एक जो है औपचारिक संगठन होता है, जो माता को अपने बच्चों की शिक्षा विदों में शामिल होने के साथ साथ स्कूल प्रणालियों की सहायता करने और सुधार करने के लिए जो है बनता है। तो ये है आपका माता। इसके बाद जो है इसमें आपसे एक और क्वेश्चन अलग से बनता है, जो कि 3 तरह से बन सकता है। शिष्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास को समझाइए। तो आपको ये बताना है, जो कि 0 से 6 वर्ष होता है। शिष्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसा होता है या सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए, ये आएगा, ठीक है। या तो फिर आपसे पूछेगा बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए या समझाइए, जो कि 6 से 12 वर्ष होता है। और एक आपका किशोरावस्था का भी पूछ सकता है, किशोरावस्था में बच्चों के सामाजिक विकास को जो है आपको वर्णन करना है या समझाइए। तो आप जो है ये बता सकते हैं कि 12 प्लस यानी कि 12 साल से 18 साल की आयु के जो बच्चे हों, इसमें सामाजिक विकास कैसा होता है, ये किशोरावस्था में आते हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है। इसके अलावा जो है किशोरावस्था की कभी कभी विशेषताएं पूछता है कि भाई किशोरावस्था की विशेषताएं बताओ कि क्या क्या विशेषताएं जो है किशोरावस्था में पाई जाती है। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखिए एक कारक होता है अनुवांशिकता, ठीक है। अनुवांशिकता के 2 आप पॉइंट जो है समझा सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से यहाँ दिया है। जन्म एवं जन्म पूर्व की परिस्थितियां कैसी हैं, उसमें वो भी जो है प्रभावित करते हैं बाल विकास को, ठीक है। तो बालक का जो विकास जो है, क्योंकि माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, तो जन्म और जन्म के पूर्व दोनों के संबंध जो है आपस में मिलते हैं, तो ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा एक और कारक जो है पोषण, ये भी जो है बाल विकास को प्रभावित करता है। उसके अलावा एक और चीज है जो वातावरण, ये भी बाल विकास को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। और एक जो है लिंग, यानी कि जो है इसमें जो है समाज में लिंग को जो है प्राथमिकता दी गई है, तो इसमें जो है ये भी भेदभाव किया जाता है, तो ये भी बालक के विकास को जो है प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि परिवार गरीब है या अमीर है, ये भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अभी मोबाइल से देख रहे हैं, वो चीज समझिए, वो है आपका सबसे पहला तो शिक्षक, ठीक है। शिक्षक भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो जन संचार का माध्यम है, ये भी जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारा जो है आज तक हम लोग जो है टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, डेस्कटॉप या गूगल पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, फिल्में देखते हैं, मैगजीन देखते हैं, यहाँ तक कि अभी हम यूट्यूब पर जो है अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, हमारे को प्रभावित करती हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर जो है प्रभावित करती हैं, क्योंकि हम इनसे ना कुछ ज्ञान लेते हैं, तो बालक के विकास जो है इससे ही प्रभावित होते हैं। या तो बालक इन चीज़ों से अच्छा हो जाएगा या फिर बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से आपने जो है 803 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला विद उत्तर देखे हैं। इन अगर प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से सोच समझ करके तरीके से तैयार करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, 801, 802, 803 को ढंग से पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी माई का लाल नहीं है जो फेल कर सके। बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ना ना भूलें, सभी के आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पे भी आ रही है, इसको भी टच करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सभी सॉल्यूशंस इस चैनल पर अवेलेबल हैं और सारे के सारे आंसर्स आपको
नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आप क्वेश्चन अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जो आपका एग्जाम होगा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना के अपने क्वेश्चन पेपर का भेज सकते हैं। आप अपने सारे क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं और सभी के आंसर्स हम आपको बता देंगे, ताकि आप अपने स्कोर की जानकारी भी ले सकें कि आपने जो एग्जाम दिया है उसमें आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। उन सभी की जानकारी हम दे देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन समझा होगा, बेहतरीन सीखा होगा, और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो चीज़ फॉलो करने की चीज़ मैंने बताई है, उनको फॉलो करिएगा। आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा, बेहतरीन से भी बेहतरीन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। शेयर करते रहिए।